सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं डिप्टी कलेक्टर आशुतोष गोस्वामी सर। सर एमपीपीएससी 2017 बैच से डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुए हैं और आज नागदा जिले उज्जैन की नागदा तहसील में सर आज एज एसडीएम पदस्थ हैं। तो सर ने अपने बिजी शेड्यूल से 10 मिनट का समय मैंने सर से मांगा है। तो सर से आप थोड़ा सा बिल्कुल मोटिवेशनल इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, जितने भी जो बच्चों के डिमांड के क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछूंगा सर से। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। 2017 बैच का मैं स्टेट सर्विसेज का ऑफिसर हूँ और वर्तमान में मैं नागदा में पोस्टेड हूँ एज एसडीएम। और उज्जैन मेरी पहली ही पोस्टिंग है जिसमें मुझे एसडीएम नागदा के रूप में अभी पदभार मैंने लिया है। और उससे पहले भी मेरा अलग अलग जगह पे टेन्योर रहा है, जिसमें महाकाल मंदिर में एज डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मेरा रोल रहा है 8 महीने के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी मैं पीओ रहा हूँ। और इसके अलावा 2018 का इलेक्शन भी मैंने नागदा में ही कराया था और 19 में मैंने ज़िले में लोकसभा इलेक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा था। और इसके अलावा जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कलेक्टर सर के द्वारा दी गई हैं एज माई वेरी फर्स्ट पोस्टिंग इन उज्जैन, मैंने अपना अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश की गई है। और डिटेल्स में जैसे जैसे आप ठाकुर साहब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको आंसर करेंगे। सर आप अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। 2010 से लेकर 14 तक मैंने इंजीनियरिंग किया डीएवीवी इंदौर से और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच थी। इसके बाद मेरा कंपनीज़ में प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 14 में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था उसके बाद ये मन में आया था कि नहीं, हमको सिविल सर्विसेज एज एन ऑप्शन, करियर ऑप्शन परस्यू करना है। ऑनर्स की डिग्री मेरी रही थी बीटेक में भी, टेक्निकल्स भी मेरे बहुत अच्छे थे, तो मैंने गेट का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा एमटेक में सिलेक्शन हो गया था। और तब मैंने फिर एमटेक का स्टडी परस्यू किया 14-16 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, जिसको पहले हम डीसी ही कहते थे। तो दिल्ली में जब मैं पहुंचा 2014 में अगस्त में मेरा जब एडमिशन वहाँ पे हुआ, तब मैंने सिस्टमेटिक तैयारी शुरू की सिविल सर्विसेज के लिए। और वहाँ पर मेरी सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल डिज़ाइन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही एक स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर मैंने एमटेक डिग्री की। और 2016 में जून 2016 में ये कंप्लीट हुई मेरी एमटेक की डिग्री। आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस बताइए सर कि ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी किस टाइप से शुरू करी। एक्चुअली जब मैं एमटेक करने के लिए दिल्ली गया तब मेरे मन में था कि मुझे प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की ही करनी है। और जब फर्स्ट ईयर में था मैं, तो साथ में लैब वगैरह भी हमको लेना होता था और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता था। उसी के बीच में मुझे लगा, क्योंकि मेरे सबके साथ ही जितने भी लोग थे वो सबके सब टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एक फ्रेंड सर्कल की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, जहाँ पे मैं इश्यूज़ उनसे डिस्कस कर पाऊँ, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाऊँ। तो इसके लिए फिर मैंने अपने जो मेरा इंस्टीट्यूट था DTU कॉलेज था, उसी के पास में एक कोचिंग थी ALS करके, वो मैंने ज्वाइन की। मेरा बस मेन मकसद ये था कि लाइक माइंडेड लोग मुझे वहाँ पे मिलें, एटलीस्ट मैं प्रिपरेशन की टच में रहूँ, जो कि मुझे एमटेक करते टाइम, क्योंकि टेक्निकल डिग्री थी तो उतने लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं मतलब वहाँ पे कम से कम एक रूटीन बन जाए मेरा। तो मैंने ALS करके एक कोचिंग थी अभी जो रोहिणी में है, वहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर हमने उसको ज्वाइन किया था। तो आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी दिल्ली में कि एमपीपीएससी की सर आपने? एक्चुअली मेरा शुरुआत से ही फोकस यूपीएससी पे था और प्रिपरेशन भी मैंने यूपीएससी की। यूपीएससी में मैं मेंस भी लिखा था। अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड देयर बाय 3 मार्क्स, मतलब इंटरव्यू कॉल मेरा 3 नंबर से रह गया था। लेकिन मीनवाइल 2016 में ही मैंने 2016 की जो परीक्षा थी एमपीपीएससी की, वो मैंने निकाली और 17 में उसका जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में 2017 के उसमें बैच के जब इंटरव्यू बात करते हैं हम। और क्योंकि मेरी स्पेसिफिक एमपीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं थी तो मेंस में मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं थे। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे तो इस कारण से वो एज लेके मेरा पहले सिलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ और डीएसपी में मेरा रैंक 1 था और डिप्टी कलेक्टर के लिए वेटिंग 1 था। तो भगवान की कृपा से वो वेटिंग भी क्लियर हुई और मेरी चॉइस भी क्योंकि डिप्टी कलेक्टर थी तो मुझे वो मिल गई। ये हुआ। और सर आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब आपने बुक्स, टॉपिक्स, सब्जेक्ट, इनके बारे में बताइए सर थोड़ा सा कि जो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो मेन फोकस था वो यूपीएससी ही था और यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही होलसम प्रिपरेशन होती है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही बेसिक्स से होती है और बेसिक्स कहलाती हैं हमारी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही वेल रिसर्च किताबें होती हैं, वो बेस और दे फाउंड द वेरी बेस एंड फाउंडेशन ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। तो हमको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए, मेरा ये खुद का टेक रहा।
हम जो बेसिक चीज़ें हैं यदि उस पर काम कर लेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर बिल्ड अपॉन अच्छे से करेंगे, क्योंकि कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो यूपीएससी और स्पेशली एमपीपीएससी है तो ओवरऑल आपका नॉलेज बेस चेक किया जाता है, और वो बेसिस जो होता है वो आपकी बेसिक चीज़ें ही बनाती हैं। मेरे द्वारा कोई भी अलग से किताब नहीं ली गई थी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी गई थी, और एक एक जो स्पेसिफिक किताबें होती हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत होती है, कल्चर की नितिन संघानिया थी, इन्वायरमेंट की शंकर थी, और हिस्ट्री की वही जो विपिन चंद्रपाल वगैरह की जो बुक्स आती थी मतलब उस टाइम पे एनसीईआरटीज़ की, वो सब मेरे द्वारा ली गई थी और उसका मैंने अध्ययन किया, और उसी को मैं बार बार रिवाइज़ करता था। मुझे लगता था कि एक ही चीज़ की 3 4 5 किताबों से लेने से अच्छा है एक या दो मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें ली जाएँ और उस पर हम बार बार रिवाइज़ करते रहें, उस पर कमांड डेवलप करें, तो वो हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि वो फाउंडेशन एक बार बन जाएगा तो आप उसमें बिल्डअप ऑन आराम से कर सकते हैं। तो आपने कोचिंग के नोट्स सर ज़्यादा प्रेफर किए थे आपकी, कि आपने एनसीईआरटी और ये अदर बुक्स जो आपने कोचिंग के नोट्स जो मुझे मिले थे मैं वहीं के वहीं पढ़ के उसको वहीं के वहीं दे आया था, और मुझे ऐसा कुछ भी उसका ज़्यादा काम नहीं आया। मैंने जैसे बताया कि कोचिंग मेरे लिए बस एक थी, फ्लो बना रहे। बाकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं और जो बेसिक मटेरियल है लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं, जो बेसिक किताबें बोला जाता है इनको पॉलिटी के लिए, ऐसी ही जो अलग अलग सब्जेक्ट की एक एक दो मैक्सिमम 2 किताबें वो मेरे द्वारा की गई, उसका अध्ययन किया गया और वो मुझे हेल्पफुल रहा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने से अच्छा हम एक या दो जो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं हम उस पर अपना फोकस रखें। आपका मीडियम कौन सा था, इंग्लिश था कि हिंदी? मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश था। अच्छा, और सर टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि मैं साथ साथ में एमटेक भी कर रहा था। 2014 से 16 मेरा एमटेक रहा और उसी दौरान मैंने एग्ज़ाम भी निकाले। यही एग्ज़ाम नहीं, इसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट भी निकाला था और मेरे इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी ACIO का एक जो एग्ज़ाम होता है वो भी निकाला था। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने एमटेक करते करते ही निकाले हैं। और एमटेक में कुछ शेड्यूल इस प्रकार होता था कि 10 साढ़े 10 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती थी और 5 बजे तक चलती थी, और उसमें फिर शाम को कोचिंग जाना और फिर सब कुछ मैनेज करना। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था वो, चैलेंजिंग फेज़ था, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँ, चैलेंजिंग फेज़ था। लेकिन एक फ़्लो एक बार जब बन जाता है और आप यदि इसको दिल से करना चाहते हैं तो आराम से हो जाता है, क्योंकि ये मेरा खुद का करियर चॉइस था। मतलब सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन थी वो मेरा खुद का डिसीजन था, मेरे किसी दोस्त को देख के नहीं मैंने किया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर नहीं थोपा था। जब मेरे सिलेक्शंस हो भी गए थे, प्लेसमेंट्स हो भी गए थे अच्छी कंपनीज में हुए थे कॉलेज के टाइम पे, तब भी मुझे मालूम था कि मुझे अपना करियर जो बनाना है वो सिविल सर्विस में बनाना है। तो ड्राइव कहीं ना कहीं मेरे अंदर से थी, तो इसलिए मुझे कहीं पे भी वो बोर्डम या फिर जो होता है एकदम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, या उसका हम ये कहें कि रिज़ल्ट नहीं आएगा उसका डर होना, संशय होना, वो नहीं था। मुझे मालूम था कि मुझे अपना 100% देना है और मैं उस चीज़ में दे रहा हूँ जिसमें मैं अपना करियर देखता हूँ आने वाले टाइम में। आपके हिसाब से सर सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन से लगे थे आपको? आपकी तो सारे कॉमन सब्जेक्ट की एग्जाम रही थी ना एमपीपीएससी की? हाँ, एमपीपीएससी में तो जनरल स्टडीज़ रहता है, कोई ऑप्शनल नहीं रहता है। मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये रहा था कि जो एमपी स्पेसिफिक बहुत ही क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तो अलग से मैंने ऐसी कोई किताब भी नहीं ली थी, और उस टाइम पे 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, तब इतने सारे मार्केट में नोट्स भी नहीं थे। हिंदी की एकमात्र एक हिंदी में आई थी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन करके TMH की किताब, जो मेरे पापा ने मुझे यहाँ से अपने घर से भिजवाई थी दिल्ली में जब मैं था। तो मैंने एकमात्र किताब वो थी जो मैंने पढ़ी थी, जिससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया था मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी का, सॉइल कितनी कैसी है, जोग्राफी, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें। अब बाकी मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह देखा मैंने, जब मेरा मेंस का शेड्यूल आ गया तब मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट है उसको देखा, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो देखा, जिससे थोड़ा सा अपडेट मुझे मिल जाए। हालांकि मार्केट में जहाँ तक अब मैं देखता हूँ और लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा भांति प्रकार के नोट्स आ गए हैं, मटेरियल की अभी कोई कमी नहीं है इस टाइम पे। इंग्लिश की तो सर फिर भी कमी है ना सर? इंग्लिश की तो काफ़ी कमी है, लेकिन मैं बताऊँ जैसे मैंने हिंदी की किताब ली थी, उसी को लेके फिर मतलब मन में एक वो बन गया था इमेज कि भाई ऐसा करके ये है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे एग्ज़ाम के टाइम। हाँ, क्योंकि हिंदी क्या कहीं मातृभाषा तो है ही मेरी, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की जो भले ही किताब हिंदी की थी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो दिमाग में डेवलप हो ही गई थी, और उसके बेसिस पे फिर उसको लिख पाना आसान था, वैसा कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो एक और चीज़ मैंने महसूस की मीन्स वो ये थी कि अपने आप को यदि आप एक्सप्रेसिव हैं तो एक अच्छी एडवांटेज रहती है, आप अच्छे से लिख पाएँ, स्पीड में लिख पाएँ तो अच्छा है। क्योंकि एमपीपीएससी में मैंने देखा पेपर बहुत काफ़ी लंबा था मेरा वाला, पहले पेपर में मेरे कम से कम 13-14 मार्क्स का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था, मतलब टोटल। तो फिर मुझे अगले जो पेपर मैंने दिए तो उसमें मैंने स्पीड पे काफ़ी फोकस किया था, और स्पीड पे मैं यही कहूँगा स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आप वर्ड्स को आप पुटअप कर पाएँ, तो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज निकल आता है एमपीपीएससी में।
अच्छा, और सर सबसे बड़ा सवाल ये कि आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ते थे सर, हर कोई? जैसे मैंने बताया 2014-16 के बीच में मैं एमटेक भी कर रहा था, जो भी टाइम मैं चुरा पाता था, जैसे कोई भी लेक्चर के बीच में यदि कोई ऐसा लेक्चर जिसमें मैं अटेंड नहीं करना चाहूँगा तो मैं बीच में निकल के अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में चला जाया करता था और अटेंडेंस इतनी रखता था कि बेयर मिनिमम जितनी चल जाएगी उतनी रखता था, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो सिविल सर्विस ही था। तो मैंने टाइम चुरा चुरा के प्रिपरेशन की है, ना कि मतलब ऐसे घर पे बैठ के या ऐसे करके। तो जो भी टाइम मुझे अवेलेबल था उसको लेके मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। और सर आपकी प्री और मेंस का कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि आपने मेंस का पेपर्स राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? प्री में ये रहता है कि जो एमपीपीएससी की स्पेसिफिक बात करें तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी फैक्चुअल रहता है। यूपीएससी में इतना फैक्चुअल नहीं होता जितना कि एमपीपीएससी में फैक्चुअल होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जितना वाइड बेस रहेगा उतना अच्छा रहेगा प्रीलिम्स में। और मेंस में कहीं ना कहीं कंसेप्ट यदि हमारे क्लियर हो गए बेसिक चीज़ों पे तो हम उस पर बिल्डअप ऑन कर पाएंगे। तो एमपीपीएससी मुझे प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा मुश्किल लगा। और एक और शेयर करना चाहूँगी, 2016 में मैं एग्ज़ाम निकाल के 17 में डिप्टी कलेक्टर बन गया, लेकिन तब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था। 2017 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मैं प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। तो ऐसा कुछ है इस प्रकार का कि प्रीलिम्स पे मेरे हिसाब से फोकस रहना चाहिए कि जितना वाइड बेस होगा, मतलब जितना वाइड हमारा रीड करेंगे हम, फैक्चुअल यदि थोड़ा स्ट्रांग हो तो एडवांटेज तो रहती ही है। और मेंस का? मीन्स का मैं कहा कि मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी थी, बेसिक किताबें बहुत अच्छा ध्यान था। तो मेरे तो मतलब कहीं भी जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन थे उसके बाहर नहीं हुए थे वो, और ये मुझे इसका एडवांटेज मिला था। और सर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए। इंटरव्यू मेरा जो पैनल था उस पैनल की ऐसी कुछ मतलब लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी थी कि वहाँ पे नंबर बहुत ही कम मिलेंगे। मुझसे पहले जितने भी लोग गए वो एकदम फ्रस्ट्रेट होके एकदम परेशान होके निकले। तो मैंने सोचा कि अब जो होना वो तो हो ही जाएगा, इसमें क्या डरना। हालांकि जब मैं एंटर किया कॉन्फिडेंस तो मैं लेके गया था कि मुझे जो अपना बेस्ट देना है वहाँ पर। कई तरह से मेरे जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने मेरे टेस्ट करने की कोशिश भी की, स्ट्रेस को घूम रहे थे कुछ लोग, तो ऐसा वो उनमें से 1-2 लोग घूम रहे थे, कोई वॉशरूम जा रहा था, चल रहे थे मेरे सामने और कई बार ऐसे दिखाना चाहते थे आपको पता ही नहीं है, तो भी मैं मतलब स्माइल करता रहा और अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से किया मैंने बैलेंस्ड वे में। तो वो मुझे एडवांटेज रही उस बात की। मेरे हिसाब से अपने आप को प्रेशर नहीं लेना है, हमारे लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना बेस्ट देना है यदि हम उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड भी नहीं लेना है, हमको नेचुरल रहना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे, कुछ याद है सर आपको इंटरव्यू में? मेरा इसमें ये सुझाव रहेगा कि हमको अपना एरिया डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने यदि अपनी फील्ड या अपनी पिच डिसाइड कर ली कि हमको इंटरव्यू को इस एरिया में घुमाना है, अपनी स्ट्रेंथ को लेके घुमाना है। यदि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो आप उसी एरिया में घुमाओगे और उसी एरिया में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेजॉरिटी यदि आपका जो इंटरव्यू यदि उस आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया में पिच में घूमता है तो हमारे लिए एडवांटेज रहता है। जब मुझसे शुरुआत में पूछा गया था टेक्निकली कुछ इश्यूज़, टेक्निकल के क्वेश्चंस, तो मैं कुछ के जवाब दे पाया, कुछ के नहीं दे पाया। उन्होंने ही फिर मुझसे पूछा आप किसके बारे में बताना चाहेंगे या किस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसका इजहार किया, उनको बताया कि सर इसमें मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में पढ़ना, जो कि मतलब मेरे करिकुलम के अलावा था, मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट जो थे उसके अलावा था। तो उनके द्वारा मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं अच्छे से अपने आप, क्योंकि मेरा सच में इंटरेस्ट था वो, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, उसको बता पाया। और कहीं ना कहीं वो जो गेंद थी वो मेरे ही पाले में चल रही थी। तो जैसा मैंने बताया गेंद आपके ही पाले में घूमनी चाहिए, उसके लिए यदि आप 1 या 2 या 3-4 चीज़ें ऐसी स्ट्रांग रखेंगे कि जिससे कि आपका इंटरव्यू उसी उसमें यदि घूमता रहेगा तो आपके लिए एडवांटेजेस होता है वो। और सर आपका इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट कितने दिनों में आया? इंटरव्यू का रिजल्ट मेरा कम से कम मुझे लगता है 2 या 3 महीने का टाइम था। और उसके बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया सर आपका? 1 साल का उसमें गैप रहा था, कुछ रीजंस रहे थे उसमें। मेरा भी डीएसपी पहले हो गया था और मैंने वो स्किप करके पहले डिप्टी कलेक्टर अपग्रेडेशन में प्रयास कर रहा था मैं, तो मुझे क्लियर भी हो गया था कि अब अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो इस कारण से मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया रहती है सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर रहता है वहाँ पर शुरुआत में इंटरव्यू के टाइम भी आपके वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद आपको वल्लभ भवन में भी बुलाया जाता है जीएडी में, वहाँ पे भी आपके वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और इसमें मेडिकल चेकअप का कुछ क्या इशू? मेडिकल चेकअप, क्योंकि मैं रहने वाला गुना का हूँ, मेरा डिवीज़न ग्वालियर था, तो मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पे सिटी सेंटर में ही एक जगह थी जहाँ पे मतलब मेरा मेडिकल हुआ था। गजराज मेडिकल कॉलेज में मेरा मेडिकल हुआ था और उसका पैनल वहाँ पे सिटी सेंटर में बैठा था। वही वो जो बोर्ड से कराते हैं? बोर्ड से कराते हैं जी। जो नॉर्मल जो मेडिकल होता है वही होता है वही। और सर आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा? ट्रेनिंग का फेज़ जो होता है सबसे एक्साइटिंग फेज़ होता है, क्योंकि उसमें आपकी कहीं ना कहीं एक सैलरी शुरू हो जाती है। जॉब मतलब ठीक है आप एंटर कर गए, लेकिन ऐसी कोई बर्डन नहीं है आपके दिमाग के ऊपर। स्टडीज़ में भी कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह का प्रेशर रहता है, लेकिन ट्रेनिंग ऐसा आता है कि एकदम आप
Cloud9 में रहते हैं, नए नए सेलेक्ट होके आते हैं आप। और एकेडमी जो कि नरोना एकेडमी भोपाल में बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट देता है, शाहपुरा झील की जो सामने है। दोस्त आते हैं आपके, कई लोग बैचमेट्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, आपसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। क्लासेस भी बढ़िया होती हैं, लेकिन मेन ये होता है कि ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो जीवन भर की बॉन्डिंग रहती है। और फिर सारे के सारे बैचमेट्स जो होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी में, तो कहीं ना कहीं वही इस सर्विस की स्ट्रेंथ बन के आता है, उभरता है। तो इसका एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। और ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी अच्छा माहौल रहा हम लोगों को, अच्छा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी दिया। उस दौरान हम एथिकल ट्रेनिंग के लिए पंचगनी गए थे, महाराष्ट्र में, पुणे के पास में जो जगह है। एथिकल ट्रेनिंग थी वो, बिहेवियरल चेंजेस को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए, स्नो विंटर ट्रैकिंग के लिए हम लोग उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दायरा बुग्याल गए थे। वहाँ पे 3 नाइट और 4 डेज़ का स्टे था हमारा, बहुत ही यादगार था वो समय। IIM अहमदाबाद में भी हम लोगों का 5 दिन का ट्रेनिंग था। इसके अलावा हमारी जो लैंड रेवेन्यू संबंधित जो ट्रेनिंग होती है, फील्ड की ट्रेनिंग, वो SLTI ग्वालियर में हुई थी। और इसके अलावा भी मतलब जगह जगह टाइम पे हमको लेके जाया गया, तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला था हम लोगों को। और क्लासेस रेगुलर तो नरोना में होती ही थी। मतलब ओवरऑल मतलब बेसिक ट्रेनिंग आपकी नरोना में ही हुई, उसके बाद डायरेक्ट फील्ड पोस्टिंग होती है? जी हाँ, जी हाँ, जी। और सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक्स को आप बे मिनिमम रखिएगा, लेकिन उस पर कमांड रखिएगा अच्छे से। ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल नोट्स के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इंटरव्यू में मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए आप अपनी पाले में ही गेंद रखें, वो अच्छा रहेगा। फील्ड आप अपनी डिसाइड करके रखें, अपने एरिया में ही अपने इंटरव्यू को घुमाएं, वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में रहता है। और संयमित बोलें तो अच्छा रहेगा इंटरव्यू में, किसी प्रकार से नर्वस ना हो, क्योंकि वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और एक संयमित अपन लाइफ रखेंगे तो हमेशा एक हमें बेनिफिट देता है वो, ऐसा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने सर का एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा, और सर ने गाइड भी हमें बहुत अच्छे से किया। तो फ्रेंड्स, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने अपने वैल्यूएबल समय से हमें कुछ समय दिया। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।